स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे, जहां पे मैं दिशा कारिया एक बहुत ही मजेदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी। अब इसमें जो क्वेश्चन है 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल, इसके एग्जाम में आने के मोर देन 95% चांसेस है। लेकिन ये क्वेश्चन या ये 14 प्रिंसिपल्स को भाई कैसे याद रखे ना, ये एक सबसे बड़ा झमेला है, कंफ्यूजन है, जिसमें बच्चे भाई बहुत फंस जाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम करेंगे वो भी लेस देन 30 मिनट्स। एंड भूलिएगा नहीं, वीडियो के अंत में ये 14 प्रिंसिपल्स को याद कैसे रखना है इसका भी एक निमोनिक या तो जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, ये मैं आपको जरूर दे दूंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं विद द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। तो यहाँ पे अगर 14 प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो आपको यहाँ पे दिया गया है दैट इज योर डिवीजन ऑफ वर्क। ये डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, तो इसका बहुत ही साधारण भाषा में मतलब होता है काम को बांटना। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, काम को बांटना। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल का कहना था कि कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की बात करें तो इसमें बहुत सारा काम होता है। अब ये सारा काम क्या हम एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम को लोगों के बीच में डिवाइड करना चाहिए। लेट अस से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, तो मेरा जो भी टोटल काम है इन 10 लोगों में मुझे यहाँ पे डिवाइड करना चाहिए। अब ये काम हमें क्यों डिवाइड करना चाहिए या कैसे डिवाइड करना चाहिए? तो सबसे पहले काम को डिवाइड करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर एक व्यक्ति की जो खूबियां है, जो एक्सपर्टाइज है, क्या काम वो बेहतर कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम को बांटो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर मार्केटिंग में अच्छा है तो उसको मार्केटिंग से जुड़ा काम दो, कोई व्यक्ति अगर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में अच्छा है तो उसको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से जुड़ा काम दो, एंड सो ऑन। आप जब एक व्यक्ति को उसके काम के मुताबिक या उसके स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टाइज के मुताबिक उसको काम देते हो तो वो उस काम को और बेहतर तरीके से विद मोस्ट एफिशिएंसी एंड ग्रेटर आउटपुट कर पाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे जो आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, यहाँ पे जो आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है कि भाई एक ही काम को मल्टीपल लोग कर रहे हैं, ये चीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट अवॉइड हो जाती है। हर एक व्यक्ति को उसका काम पता होता है, वो क्लैरिटी होती है, सब अपने अपने काम को करते हैं और इससे चांसेस की काम सही तरीके से सही समय पे हो, कंपनी के गोल्स अचीव हो, ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि आपका जो टोटल काम है उसको आप यहाँ पे एक व्यक्ति को ना दे, बल्कि उसको अलग अलग लोगों में यहाँ पे छोटे छोटे टास्क में बांट कर डिवाइड कर दे। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रिंसिपल पे जाते हैं जो कि है यहाँ पे आपका द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अगर ये दोनों शब्द के मतलब को समझना चाहे तो अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे होता है पावर टू टेक डिसीजन। ए भाई, अथॉरिटी का मतलब होता है कि कंपनी में आपको यहाँ पे एक तरीके से पावर दिया है कि कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है आप ले सकते हो, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो अथॉरिटी है। जबकि अगर मैं दूसरे शब्द जो कि है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत कॉमन शब्दों में मतलब होता है जिम्मेदारी। इसका मतलब है टू कंप्लीट द गिवन टास्क ऑन टाइम। मतलब आपका बॉस जो है, आपका जो सुपीरियर है, वो आपको जो भी काम दे, आपकी जिम्मेदारी बनती है उस काम को यहाँ पे सही तरीके से कंप्लीट करने की। इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल का कहना था कि जो भी यहाँ पे अथॉरिटी है एंड जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब क्या है कि इस प्रिंसिपल का कहना था कि आपकी जो भी अथॉरिटी है वो एग्जैक्टली इक्वल टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब भला क्यों ऐसा होना चाहिए भाई, क्यों इक्वल होना चाहिए, क्यों कम ज्यादा नहीं हो सकता है? उन्होंने कहा था कि अगर हम अथॉरिटी ज्यादा दे देते हैं, पावर ज्यादा दे देते हैं, तो मैनेजर्स उसका गैर फायदा उठा सकते हैं, उसको मिसयूज कर सकते हैं, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव है। बल्कि अगर हम जिम्मेदारी ज्यादा दे देते हैं, मतलब हम काम दे देते हैं बट काम को पूरा करने के लिए जो डिसीजन लेना होता है उसकी अगर हम अथॉरिटी नहीं देते, तो हो सकता है बिकॉज एम्प्लॉय यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो काम को कंप्लीट ना कर पाए और काम यहाँ पे अधूरा छूट जाए। तो ज्यादा अथॉरिटी अच्छी नहीं,
ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना अथॉरिटी भी अच्छी नहीं है, इसीलिए इन दोनों में एक बैलेंस बनाए रखना सो दैट काम भी समय से पूरा हो और मैनेजर्स अपनी अथॉरिटी या पावर का मिसयूज भी ना करे। इसके लिए दोनों में एक बैलेंस बनाए रखना, दोनों में इक्वालिटी बनाए रखना जरूरी है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, वहां पे उन्होंने बताया है द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये मेरे दोस्त, डिसिप्लिन की अगर बात करें तो डिसिप्लिन का मतलब क्या था? सबसे पहले हेनरी फ्योल ने कहा था कि कंपनी में अगर कोई भी कायदे कानून होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज होती है, तो सबसे पहली बात है ये सभी लोगों के ऊपर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज के लिए कायदे हैं, मैनेजर्स के लिए कायदे नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नो। तो डिसिप्लिन क्या कहता है? सबसे पहले जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है वो सभी व्यक्ति को फॉलो करना है। दूसरी चीज, सारे सुपीरियर जो है यहाँ पे जब भी डिसीजन ले, किसी ने भी कायदा तोड़ा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, एम्प्लॉय हो, उनका दोस्त हो, कोई भी हो, उनके लिए जो कायदे के लिए पेनल्टीज हो वो भी एक समान होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट होना चाहिए अमॉन्ग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स कि कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्या कायदे कानून है और ना फॉलो करने पे क्या यहाँ पे पेनल्टीज है। उसके अलावा जो भी आपको काम दिया गया है वो आपको फॉलो करना है एंड पेनल्टीज अप्लाई करते वक्त जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब सबके लिए एक समान होना चाहिए। कायदे सबके लिए बनाए हैं, फॉलो सबको करना है, नहीं किया तो सबके लिए पेनल्टीज लागू होती है। ठीक है, तो डिसिप्लिन कहता है कि भाई मैनेजर्स एक तो सारे कायदे खुद भी फॉलो करे, सभी से फॉलो भी करवाए और अगर कोई नहीं करता है तो पेनल्टीज भी सबके लिए एक समान यहाँ पे लगाए। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है जो कहता है कि एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए, वन पर्सन वन बॉस। अगर एक व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देने वाला या कमांड देने वाला एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, मतलब अगर एक व्यक्ति के ऊपर दो बॉस होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति किसकी बात सुने किसकी बात ना सुने इसमें कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें एक जन आके एक काम देखेगा, दूसरा जन आके दूसरा काम देखेगा, अब हम कंफ्यूज हो गए कि किसका पहले करूं किसका बाद में करूं। जिसका पहले करोगे वो खुश, जिसका बाद में करोगे वो नाराज। इसमें कंफ्यूजन होना, केओस होना, एम्प्लॉइज के बीच में झगड़े हो जाना, मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाना, झगड़े हो जाना, बहुत ही आम बात यहाँ पे होती है। तो हमेशा इंश्योर करो कि भाई एक व्यक्ति का एक ही बॉस हो, उसी से वो इंस्ट्रक्शंस दे, उसी की बात सुने, उसने दिए हुए काम को यहाँ पे कंप्लीट करे। ठीक है, आगे जाते हैं जो कि इसका भाई बंधु प्रिंसिपल है जो कि है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है वन पर्सन वन बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि वन यूनिट शुड हैव ओनली वन प्लान। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट है, अगर एक टीम है तो उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अब हर एक व्यक्ति का अलग काम हो सकता है। जैसे अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो कोई व्यक्ति एडवर्टीजमेंट देख रहा है, कोई व्यक्ति प्रोडक्ट प्रमोशन देख रहा है, कोई व्यक्ति पीआर देख रहा है, कोई व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग देख रहा है। तो हर एक व्यक्ति का काम, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो सकती है, राइट। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि भले सभी लोग अलग अलग काम करें, डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, लेकिन सभी लोग मिलकर एट द एंड एक ही चीज पे फोकस करें कि हमें कंपनी के गोल्स अचीव करने हैं। तो सभी का फोकस हमेशा अल्टीमेट कंपनी गोल पे होना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। तो ये कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि वन यूनिट शुड हैव वन प्लान। सभी लोग एक ही चीज के ऊपर फोकस करके काम करने चाहिए, वो कभी भी अपने रास्ते या अल्टीमेट गोल से भटकने नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब मेरा फायदा, जनरल इंटरेस्ट मतलब पूरे कंपनी का फायदा। अब जाहिर सी बात है कोई भी एम्प्लॉय अपना फायदा सोचता है कि भाई मेरे को सैलरी बढ़कर मिले, मुझे प्रमोशन मिले, मुझे इंक्रीमेंट मिले, हर व्यक्ति सोचता है। लेकिन कभी भी हमें अपने फायदे को कंपनी के फायदे के पहले नहीं रखना चाहिए या कंपनी का नुकसान होते हुए अपने फायदे को कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई भी डिसीजन एज अ मैनेजर ले तो पहले हमें यह सोचना है कि क्या इससे कंपनी का फायदा होगा या नुकसान होगा। भले ही यहाँ पे कंपनी का फायदा हो रहा है, उसमें मेरा फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी का नुकसान करके खुद का फायदा सोचना ये गलत है। तो डिसीजन लेते वक्त हमेशा पहले कंपनी के फायदे का सोचो, फिर अपने फायदे को देखो। कोई भी डिसीजन ऐसे मत लो जिसमें आपका फायदा है बट कंपनी का नुकसान है। यही सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट कहता है।
ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। ये रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? तो कोई भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो काम करने के बदले उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, जैसे सैलरीज मिलती है, वेजेस मिलते हैं, बोनस मिलता है। ठीक है, तो ये पैसा जो आपको काम करने के बदले मिलता है, चाहे कोई भी फॉर्म में हो, इसको हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। अब यहाँ पे हेनरी फ्योल का कहना था कि जब भी हम एम्प्लॉयज को सैलरी दें या उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे अगर डिसाइड करें तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजों का हम यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इसको करें। सबसे पहले एम्प्लॉयज को उनके काम के मुताबिक, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक हम उनको सैलरी दे, उतनी तो मिनिमम सैलरी दे कि वो अपने बेसिक खर्चे को यहाँ पे आराम से निकाल दे। तो फेयरली रेम्यूनरेट हमें उनको करना है। अब जाहिर सी बात है, सैलरी डिसाइड करते वक्त आपको कंपनी की चीजों के बारे में भी सोचना है कि भाई कंपनी के पास उतना पैसा है कि नहीं है, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, क्योंकि कायदे के मुताबिक अगर आप मिनिमम वेजेस से कम पैसा देते हो तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा जो वेजेस एंड सैलरीज कॉम्पिटिटर्स आपके यहाँ पे क्या दे रहे हैं, अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा दे रहा है, आप फिर भी कम दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय शिफ्ट होने का उस कंपनी में चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एम्प्लॉयज को सैलरी देते वक्त इन चीजों का आप ध्यान रखो। रेम्यूनरेशन डिसाइड करते वक्त सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके रेम्यूनरेशन को डिसाइड करो। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल क्या है? तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले अगर मैं सेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर कुछ ही लोगों के हाथ में है, राइट। बहुत बिजनेसेस या कंपनीज आज भी ऐसी है जहां पे सेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है। कंपनी में कुछ लोग होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते हैं, या कंपनी के बॉस होते हैं, ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के सारे डिसीजंस लेते हैं। अगर कंपनी में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सारी कंपनी के डिसीजंस लेते हैं और बाकी सबके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं है, उनको बस जो कहा गया है वही काम करना है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पे हम पावर जो है या अथॉरिटी जो है नीचे हर एक लेवल पे यहाँ पे धीरे धीरे डिस्पोज या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सभी के पास थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी उनके काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक आती है और वो अपने काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। हेनरी फ्योल ने सजेस्ट किया था कि अगर कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो ऐसे केस में डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा प्रेफर्ड होता है, क्योंकि आप सेंट्रलाइजेशन करोगे, आप सोचोगे कि इतनी बड़ी कंपनी के सारे डिसीजंस आप खुद लो, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा और फिर बहुत दिक्कतें आएगी, जैसे डिले इन डिसीजन मेकिंग होना, आपका काम छूट जाना, अपॉर्चुनिटी छूट जाना। तो उससे अच्छा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे डिसेंट्रलाइजेशन अपनाओ। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? तो स्केलर चेन एक तरीके से एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। और स्केलर चेन जो है यहाँ पे अथॉरिटी के बेसिस पे यहाँ पे हमेशा बनाया जाता है। तो स्केलर चेन की अगर बात करें तो स्केलर चेन एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को यहाँ पे फॉलो करता है, जो कि हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल के मुताबिक जो यहाँ पे सुपीरियर अथॉरिटी होती है या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या पोजीशन होता है, उसके मुताबिक बनाया जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक स्केलर चेन का डायग्राम है, ठीक है। मान के चलिए ए आपके टॉप लेवल पे है, देन यू हैव बी एंड सी जो मिडिल लेवल पे है, एंड देन यू हैव डी एंड ई जो यहाँ पे लोअर लेवल पे है। अब यहाँ पे हेनरी फ्योल का कहना था कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, मतलब कोई इमरजेंसी नहीं है, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन अगर आपको पास ऑन करनी है, तो ऐसे केस में स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन का फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए डी को यहाँ पे ई से कम्युनिकेट करना है, तो ऐसे केस में कम्युनिकेशन जाएगा कि डी बी को कहेगा, बी ए को कहेगा, ए सी को कहेगा एंड सी ई को कहेगा। तो नॉर्मल केस में ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो होना चाहिए, कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी से भी जाके कम्युनिकेट कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वरना कंपनी स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगी, राइट। बट सवाल ये आता है कि काफी केसेस में एक इमरजेंसी होती है और इतना लंबा चौड़ा लाइन अगर हम फॉलो करने गए तो इमरजेंसी में सिचुएशन बिगड़ सकती है, प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट। तो ऐसे केस में हेनरी फ्योल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सजेशन दिया था या सोल्यूशन दिया था, ब्रदर कह सकते हो। तो ऐसे केस में उन्होंने प्रपोज किया था कि हम यहाँ पे गैंग प्लैंक का इस्तेमाल
कर सकते हैं। देखो बेटा, गैंग प्लैंक की बात करें तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, गैंग प्लैंक हमेशा सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के लिए इस्तेमाल होता है, वो कभी भी D2C या E2B के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अब मान के चलिए कि इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें D को E से कम्युनिकेट करना है, यस, फिर वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है यूजिंग गैंग प्लैंक। लेकिन याद रखना, गैंग प्लैंक बहुत ही बार या एम्फोसाइज करके हेनरी फ्योल ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। नॉर्मल केसेस में आपको ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना है। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, जहां पे हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिया था, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि किसी को ऑर्डर दे रहे हो या फिर वो होता है टक 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 ऑर्डर ऑर्डर ना। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि हर चीज की एक जगह होनी चाहिए, हर व्यक्ति की एक जगह होनी चाहिए, और वो चीज और वो व्यक्ति वो हमेशा उसकी फिक्स जो डेजिग्नेटेड स्पेस है या जगह है उसी में होना चाहिए। अब होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। अब हमने कोई भी चीज कहीं पे भी रख दी, कोई व्यक्ति की अगर कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कभी यहाँ बैठता है कभी वहां बैठता है, तो ऐसे केस में उनको ढूंढने में, उनको पूछने में, उनको बुलाने में काफी समय यहाँ पे वेस्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो एक कंपनी में जाओगे तो उसमें नहीं तो 200 फाइल्स होगी, 300 फाइल्स होंगी डॉक्यूमेंट्स के। अब आपने फाइल कहीं पे भी छोड़ दी, अब इतने बड़े कंपनी में फाइल ढूंढने जाओगे ना तो 10 दिन लग जाएंगे फाइल को ढूंढने में, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्स वेस्ट होता है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड हैव अ फिक्स प्लेस, और वो हमेशा वही फिक्स प्लेस पे होना चाहिए, सो दैट ढूंढने में परेशानी ना हो, टाइम का यहाँ पे वेस्टेज या रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। ठीक है, जाते हैं हम यहाँ पे आगे टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें सारे एम्प्लॉयज को एक समान से ट्रीट करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, पोजीशन के बेसिस पे हो, या फिर हमें यहाँ पे जो मेरा दोस्त है, ये मेरा साला है, ऐसा भेदभाव आपको कोई भी चीज में नहीं करना चाहिए। सभी को यहाँ पे एक साथ एक तरीके का आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये इक्वल फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है कि आप कोई भी बेसिस पे, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, फ्रेंडशिप, इसके बेसिस पे भेदभाव मत करो, सबको एक समान ट्रीट करो। अगर पनिशमेंट है सबके लिए एक समान है, अगर रिवॉर्ड है सबके लिए एक समान है। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल एक तरीके से यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है। हेनरी फ्योल का हमेशा मानना था कि अगर आप आपके एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी नहीं देते, अगर आप उनमें एक डर बना के रखते हो कि आप उनको कभी भी नौकरी से लात मार के निकाल दोगे, ये डर के कारण बेटा वो काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, एफिशिएंसी नहीं आ पाती। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करना चाहता है जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, कभी भी आपको निकाल देंगे, भाई कौन काम करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस में रखो, उनको एक स्टेबिलिटी दो। नए नए आए हैं, काम नहीं आता है तो उसको सिखाओ। ठीक है, बार बार उनका ट्रांसफर करना, बार बार निकाल डालना, ये चीजें आप यहाँ पे अवॉइड करो। तो उन्होंने दो चीज के ऊपर फोकस किया था कि भाई बार बार ट्रांसफर्स भी नहीं होने चाहिए और टर्नओवर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नया एम्प्लॉय आया, 2 महीने में निकाला, दूसरा आया निकाला, तीसरा आया निकाला, इसको कहते हैं टर्नओवर। जहाँ पे एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में ज्यादा समय के लिए नहीं रुकते, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वो कहते हैं ना एक हवा के झोंके की तरह। ठीक है, ये कंपनी में नेगेटिव इंप्रेशन लाता है, प्लस कंपनी के बहुत रिसोर्सेज भी वेस्ट करता है। आपने एम्प्लॉय का स्टाफिंग किया, स्टाफिंग में रिसोर्सेज डाले, फिर वो एम्प्लॉय आया 2 महीने में चला गया, वापस रिसोर्स डाले, वापस आया भाग गया। ठीक है, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयज का तो ठीक है भाई, कंपनी का लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब बेटा इनिशिएटिव की बात करें तो इनिशिएटिव यहाँ पे क्या कहता है कि आप जब खुद अपने से होके कोई भी आगे आके चीज को करने का यहाँ पे इनिशिएटिव लेते हो। ठीक है, जैसे बहुत बार होता है कि अगर आपके मैनेजर्स है वो काफी आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपका सजेशन सुनने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, कभी आप खुद से आगे आके कोई चीज को करना चाहते हो तो आपको मौका देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज हमेशा इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे। वो हमेशा जब भी उनको लगेगा कि हाँ बाबा हम कोई काम कर पाते हैं तो वो आगे आके कहेंगे कि सर मैं ट्राई करूँ क्या, सर मैं करूंगा क्या, मैं कर सकूंगा, मैं देखूँ क्या। तो ये चीजें होती है इनिशिएटिव। अब हेनरी फ्योल का कहना था कि भाई
मैनेजर्स को हमेशा ये इनिशिएटिव को ना एनकरेज करना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय है वो इनिशिएटिव लेना चाहता है, उसको मौका देना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ये एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे निशानी होती है, राइट। लास्ट प्रिंसिपल जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब ही बहुत सिंपल है, इसका मतलब है यहाँ पे टीम वर्क। अब हेनरी फ्योल हमेशा एक ही चीज कहते थे कि भाई मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में अगर आप कहते हो कि हमें कंपनी के गोल्स अचीव करने हैं, टारगेट्स अचीव करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है, भाई अकेले नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको गोल्स टारगेट्स अचीव करने हैं तो आपको मिलकर ही करने हैं। तो मैनेजर्स को हमेशा ये चीज को समझना चाहिए और हमेशा टीम वर्क करना चाहिए, टीम वर्क एनकरेज करना चाहिए। वो कहते थे कि मैनेजर्स को हमेशा ये आई वर्ड को वी से रिप्लेस करना चाहिए। हम, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा टारगेट, हमारा गोल, हम काम करेंगे, हमसे होगा हम, ना कि मैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि वो अकेले अपनी टीम के बिना या टीम के सपोर्ट के बिना शायद ही अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो इसीलिए हेनरी फ्योल को कहना था कि हमेशा कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में टीम वर्क एनकरेज करो, सबको साथ लेकर चलो, मैनेजमेंट को साथ में करो, एज अ ग्रुप एक्टिविटी यहाँ पे आप करो। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के आज की तारीख में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होते हैं। जाहिर सी बात है प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है, कोई सारे 14 इस्तेमाल करता है, कोई उनमें से कुछ करता है, बट ये प्रिंसिपल्स हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन देता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी जिससे आप ये 14 प्रिंसिपल्स को आसानी से याद रख सको। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर केस स्टडीज आ सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल इन डिटेल, तो आप ये 14 प्रिंसिपल्स को ये शॉर्ट फॉर्म या निमोनिक से याद रख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म बहुत ही सिंपल है। शॉर्ट फॉर्म है आपका यहाँ पे CID, यूजर, सोडा, ठीक है। जनरली मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को अगर मुझे याद रखने होते हैं या निमोनिक्स को मुझे याद रखने होते हैं तो मैं एक ट्यून में इसको याद रखती हूँ जिससे बहुत ही आसानी से याद रह जाता है। जैसे मैं कहती हूँ CID यूजर सोडा, क्या कहती हूँ, CID यूजर सोडा। तो अब इससे मुझे निमोनिक बहुत इजीली याद रह जाता है। अगर कोई मुझे आधी रात को भी उठा के पूछे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल्स क्या था निमोनिक, तो मैं कह दूंगी CID यूजर सोडा। हाँ, तो निमोनिक अगर याद रहेगा तो इससे 14 प्रिंसिपल्स को याद रखना काफी आसान हो जाता है। तो निमोनिक का आप इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपको भी आधी रात को अगर कोई पूछे, वैसे कोई पूछेगा नहीं बट पूछे तब बता सकते हो CID यूजर सोडा, ठीक है। तो इसी के साथ जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि 14 प्रिंसिपल्स का एक क्विक फटाफट रिवीजन आपका जरूर हो गया होगा और ये निमोनिक आपके काम जरूर आएगा। बट आज के लिए यहीं पे बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले अगर कोई और ऐसा वीडियो चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऐसे क्विक रिवीजन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बस कर देंगे, ठीक है। पर आज के लिए यहीं पे बाय बाय एंड टेक केयर।